साथियों, स्वागत है आप सभी का। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रशासन एवं प्रबंधन या एमपीपीएससी मेंस पेपर सेकंड का इन फिफ्थ का टॉपिक है। इसे हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं अपने वीडियो में, जिसमें हमने प्रशासन और प्रबंधन की परिभाषाएं, उनके महत्व और विशेषताएं देखी थी। आज हम लोक प्रशासन के बारे में बात करते हैं। तो लोक प्रशासन जो शब्द है या लोक प्रशासन जो विषय है, उसका उद्विकास किससे माना जाता है? इसका विकास माना जाता है राजनीति विज्ञान से। पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान को लोक प्रशासन की जननी कहा जाता है। इस तरह से आपके में एक क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का कि लोक प्रशासन की जननी किसे कहा जाता है? तो लोक प्रशासन की जननी, लोक प्रशासन की जननी राजनीति विज्ञान को कहते हैं। लोक प्रशासन के जो जनक हैं वो है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन को हम लोक प्रशासन का जनक कहते हैं। वुड्रो विल्सन यूएसए के प्रेसिडेंट रहे थे और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो 3 नंबर में आपसे वुड्रो विल्सन को भी पूछा जा सकता है, ये क्या है? इन्हें हम लोक प्रशासन का जनक कहते हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। और साथ ही आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि भारतीय लोक प्रशासन का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय लोक प्रशासन का जनक महादेव प्रसाद शर्मा। महादेव प्रसाद शर्मा, एमपी शर्मा को लोक प्रशासन का जनक कहते हैं, भारतीय लोक प्रशासन का। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। एल डी व्हाइट के अनुसार लोक प्रशासन की क्या परिभाषा है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना। सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना। ठीक है, इसके लोक प्रशासन की एक अर्थ क्या हो सकता है? लोक प्रशासन का अर्थ वैसे हम पहले भी देख चुके हैं, अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। व्यापक अर्थ क्या है और संकुचित अर्थ इसका क्या होता है। अगर हम लोक प्रशासन की बात करें तो हम इसको दो अर्थों में समझ सकते हैं। एक नॉर्मल, एक संकुचित अर्थ, या फिर एक साधारण अर्थ में हम देखें तो लोक प्रशासन का अर्थ है कार्यपालिका। इसका क्या अर्थ है? कार्यपालिका। कार्यपालिका अर्थात कि जो नीति का निर्माण करती है। क्या करती है? ये नीति निर्माण करती है और नीति क्रियान्वयन करती है। क्या करती है? नीति का क्रियान्वयन करती है। हमको पता है कार्यपालिका के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, सरकार प्लस प्रशासन। तो सरकार, राष्ट्रपति, प्रशासक सभी मिलकर कार्यपालिका का भाग होते हैं या नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन का कार्य करते हैं। तो लोक प्रशासन सरल अर्थों में क्या हो गया? नीति निर्माण करने वाली कार्यपालिका किसका भाग है? लोक प्रशासन का भाग कहलाएगी। वहीं दूसरा अगर हम व्यापक अर्थ देखें इसका, तो व्यापक अर्थ क्या हो गया? चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों मिलके ही क्या बनाते हैं? लोक प्रशासन बनाते हैं। यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को ही लोक प्रशासन का भाग माना जाता है, लोक प्रशासन का अंग या लोक प्रशासन का भाग माना जाता है। किसको? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को। तो अगर हम इसका व्यापक अर्थ देखें तो व्यापक अर्थ क्या हो गया कि जो भी कार्य विधायिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं वह लोक प्रशासन का भाग है। या इसका सामान्य अर्थ देखें तो कार्यपालिका को लोक प्रशासन का भाग माना जाता है। तो ये हो गया सामान्य संकुचित अर्थ। दूसरा व्यापक अर्थ, अगर हम देखें सामान्य अर्थ तो है नीति का क्रियान्वयन करना, यह कार्यपालिका से संबंधित है। इसके समर्थक हैं साइमन लूथर गुलिक। व्यापक अर्थ देखें तो इसका व्यापक अर्थ हो गया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों। इसके समर्थक कौन है? विलोबी फेलिक्स और नीग्रो। विलोबी फेलिक्स और नीग्रो इसके क्या हैं? समर्थक हैं। किसके? लोक प्रशासन के। कि लोक प्रशासन किसका भाग है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का भाग है। इवन
विलो भी तो ऐसा कहते हैं कि जो प्रशासन है वह सरकार का चौथा स्तंभ होता है और ये जो तीनों शेष स्तंभ हैं वो इसके अंतर्गत ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति। अगर लोक प्रशासन की प्रकृति की बात करें तो इसको भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसे हम दो तरह की इसकी प्रकृति को समझ सकते हैं, दो प्रकार से। कैसे समझ सकते हैं? दो प्रकार से कि अगर हम इसे देखें प्रक्रिया के रूप में, इसे हम देखें एक प्रक्रिया के रूप में, दूसरा इसे हम देखें विज्ञान यानी विषय के रूप में। किसके रूप में? विषय के रूप में। अगर हम प्रक्रिया के रूप में देखें तो प्रक्रिया के रूप में जो लोक प्रशासन की प्रकृति है वो कैसी है? कलात्मक है। कलात्मक कैसे? कि कोई भी क्रिया किसी द्वारा की जाती है, जैसे कि मान के चलो कि एक पर्सन है, जैसे किसी नीति का क्रियान्वयन करना है तो अपने हिसाब से करेगा। किसी को एक लेटर लिखना है तो लेटर लिखना, लेटर राइटिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस की को लिखने की कला सबकी अलग अलग होगी। सब अलग अलग तरीके से वो लेटर को लिखेंगे, उस प्रशासनिक कार्य को करेंगे। तो प्रशासनिक कार्य को करने की जो प्रक्रिया है वो सभी की अलग अलग हो सकती है अपने हिसाब से। तो यह क्या होगा? ये कला होगी। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सरकार या प्रशासन जो अपने कार्यों का क्रियान्वयन करता है तो वह किस प्रक्रिया के आधार पर कर रहा है, वह एक कला है। लेकिन जब हम इसे विषय के रूप में देखते हैं कि लोक प्रशासन में को अगर जब हम विषय के रूप में देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, इसमें नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, तब यह क्या कहलाता है? तब यह विज्ञान कहलाता है। एक विषय के रूप में क्या है? एक विज्ञान है, क्योंकि यह एक बौद्धिक अन्वेषण का क्षेत्र है। यह क्या है? एक बौद्धिक अन्वेषण का क्षेत्र है। मतलब इसमें हम नई नई रिसर्च कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर हम लोगों को इस तरह से समझाते हैं तो ये रिजल्ट निकलता है। अगर हम उन्हें होल्डर्स पे और अच्छे से एक प्रक्रिया के थ्रू समझाते हैं तब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से जब हम उसमें बहुत सारे अन्वेषण अनुसंधान करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, तब यह क्या कहलाता है? एक लोक प्रशासन विज्ञान कहलाता है। तो इसी को हम देख लेते हैं, यह क्या है? या तो कला होगा या विज्ञान होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यह कला भी है और विज्ञान भी है। तो देख लेते हैं क्या है। लोक प्रशासन एक कला के रूप में, विज्ञान के रूप में, कला और विज्ञान दोनों के रूप में। लोक प्रशासन क्या है? एक कला है। अच्छा, ये कला क्यों है? क्योंकि इसमें सर्वमान्य सिद्धांत नियम होते हैं, इसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है, विशेष रुचि और गुण होना चाहिए। अगर प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आप में वो गुण नहीं है, अनिवार्य तत्व नहीं है, तब आप एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन सकते। तो विशेष रुचि और गुण होना आवश्यक है, जिसे हम अभिक्षमता कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अभिक्षमता और अभिरुचि। और जब हम अभिक्षमता और अभिरुचि के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी में अभिक्षमता और अभिरुचि दोनों का होना अनिवार्य है। अगर ये दोनों हैं, उसके अंदर अभिक्षमता भी है और अभिरुचि भी है, तब वह एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है। तो विशेष रुचि और गुण उसके अंदर होना आवश्यक है। प्लस परिस्थिति अनुसार परिवर्तनशील प्रक्रिया है कि एक ही तरह से आप हर जगह कार्य नहीं कर सकते, सभी जगह कार्य करने की प्रकृति अलग अलग होती है। तो परिस्थिति के अनुसार ही इसमें कार्य किया जाता है। प्रशासन के अंदर ये कार्य करने के लिए आपको परिस्थिति के अनुसार ही आप उसमें कार्य कर सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? परिस्थिति अनुसार परिवर्तनशील प्रक्रिया। इसमें नैसर्गिक प्रतिभा होती है, या तो जन्मजात हो सकती है, अर्जित हो सकती है। सृजनात्मक क्षमता होती है, हम किसी चीज का सृजन करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, इसलिए इसके लिए सृजनात्मक क्षमता की आवश्यकता होती है। तो इन सभी की को पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है? कलात्मक है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। लोक प्रशासन की क्यों है? तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले यह बौद्धिक अन्वेषण का क्षेत्र, हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि एक विषय के रूप में या एक विषय के रूप में विज्ञान है, क्योंकि यह बौद्धिक अन्वेषण का क्षेत्र है जहां हम नियम नित नए अनुसंधान कर सकते हैं, नियम सिद्धांत बना सकते हैं, अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं, इसलिए यह बौद्धिक अन्वेषण का क्षेत्र है। सार्वभौमिक नियम है, आपको पता है सार्वभौमिक नियम होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। तथ्यात्मक, आप ऐसे जनगणना जो की जाती है वो तथ्यात्मक होती है, उसका प्रस्तुतिकरण होता है कि हमारी
जनसंख्या इतनी है, इसमें पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी है, लिंगानुपात ये है, और इस लिंगानुपात के आधार पर हम बताते हैं कि हमारे देश का विकास किस ओर जाएगा, कुछ समय बाद हमारी स्थिति कैसी होगी, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, किसके आधार पर, इस तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण के आधार पर। साथ ही इसमें कार्य कारण सिद्धांत का संबंध होता है, मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका कोई कारण होगा, उसका कोई परिणाम निकलेगा, इन्हीं संबंधों के आधार पर इसका लोक प्रशासन में कार्य किया जाता है। जैसे मूल्य होते हैं, और मूल्य कैसे होते हैं, तटस्थ होते हैं, कि अगर आपको राजनीतिक रहना है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना है, निरीक्षण करना है, सत्यापन करना है, पुष्टिकरण करना है, सारणीकरण करना है, तो यह सब, या फिर आपके शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए, या फिर कार्यों में स्पष्टता होनी चाहिए, इसलिए यह एक विज्ञान भी हो जाता है। यह कला और विज्ञान कैसे है? यह कला और विज्ञान इस तरह से है कि इसमें कुछ कला के गुण भी है, क्योंकि इसमें अभ्यास की भी आवश्यकता है, रुचि की आवश्यकता भी है, विकास की क्रमिक प्रक्रिया भी है, परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन भी होता है, साथ ही साथ इसमें कुछ नियम, सिद्धांत, कानून भी कार्य करते हैं, तथ्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो इस तरह से यह कला और विज्ञान दोनों हो जाता है। तो कला और विज्ञान क्यों है? इसमें सर्वमान्य सिद्धांत और नियम है, अभ्यास की आवश्यकता है, विशेष रुचि और गुण की आवश्यकता होती है, विकास की क्रमिक प्रक्रिया होती है, परिस्थिति अनुसार परिवर्तनशील प्रक्रिया है, सृजनात्मक क्षमता है, सार्वभौमिक नियम और वैज्ञानिक पद्धति का इसमें उपयोग किया जाता है। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बता पाया विज्ञान के समर्थक कौन कौन से हैं, और यह कला और विज्ञान दोनों हैं, इस बात के समर्थक कौन कौन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि विज्ञान, जो लोग ये कहते हैं, जो विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है, वो है फाइनर, मॉरिस, कोहन, वाल्डो, एल डी वाइट। एल डी वाइट, फाइनर, मॉरिस, कोहन, वाल्डो, ये क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन क्या है? एक विज्ञान है। सॉरी, कुछ गलत हो गया मुझसे, माफ करना, फिर से समझ लो, मैंने आपको शायद गलत बता दिया। हम फिर से देख लेते हैं। कला के समर्थक कौन कौन है? कला के समर्थक हैं फाइनर। जो भी मैंने आपको विज्ञान का बताया वो विज्ञान के नहीं, कला के समर्थक हैं। कौन कौन है? फाइनर, मॉरिस, वाल्डो, वालास और एल डी वाइट। फाइनर, मॉरिस, वाल्डो, वालास और एल डी वाइट। विज्ञान के समर्थक कौन कौन है? विज्ञान के समर्थक हैं वुड्रो विल्सन, जिन्हें मैंने कहा जो लोक प्रशासन के जनक हैं, वुड्रो विल्सन, विलोवी, बर्नार्ड, ग्रीन, कार्ल पियर्सन। फिर से सुन लिए, वुड्रो विल्सन, विलोवी, बर्नार्ड, बियर्ड, ग्रीन और कार्ल पियर्सन, ये किसके समर्थक हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। कला और विज्ञान दोनों की समर्थक कौन है? तो ये हैं उर्विक टेलर, उर्विक टेलर, साइमन रिंग्स, है ना, उर्विक टेलर, साइमन रिंग्स और फिफनर, ये किसके समर्थक हैं? लोक प्रशासन की, कला और विज्ञान दोनों की प्रकृति के लोक प्रशासन के महत्व के बारे में। अगर लोक प्रशासन के महत्व की बात करें तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लोक प्रशासन के बारे में कहा जाता है कि लोक प्रशासन जो है सरकार का चौथा स्तंभ है। लोक प्रशासन क्या है? सरकार का चौथा स्तंभ है। यह शेष तीनों अंगों के कार्यों को संपन्न करता है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे वह विधायिका हो। इन तीनों के कार्यों को करने का कार्य कौन करता है? लोक प्रशासन। इन तीनों के कार्यों को संपन्न कौन करता है? न्याय, आपका लोक प्रशासन। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि विधायिका का काम क्या है? कानून, नियम आदि का निर्माण। तो और साथ ही हम ये कह सकते हैं नीति निर्माण। कार्यपालिका का कार्य क्या है? यह भी क्या करती है? नीति निर्माण, योजनाएं बनाती है, लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाती है और उनका क्रियान्वयन करवाती है। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक होती है कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या करती है? न्याय व्यवस्था को सुचारू कर न्याय व्यवस्था को
सुचारू रूप से संचालन का कार्य करती है। जितने भी नीति निर्माण है, नीति क्रियान्वयन है, कानून नियम है, इन सब के सुचारू संचालन को कौन देखता है? न्यायपालिका देखती है। तो इस तरह से हम एक देख सकते हैं कि लोक प्रशासन का क्या क्या महत्व हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बात से। लोक प्रशासन नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन कार्य करता है। नीति निर्माण एक बड़े लेवल पर अगर आप देखेंगे तो नीतियों को बनाता भी है और नीतियों का क्रियान्वयन भी करता है। प्लस यह क्या करता है? जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण और विकास। वही है जो नीति निर्माण हो रहा है, उसी में कौन सी योजनाएं बन रही हैं? जन कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है और विकास किया जा रहा है। फिर क्या है? प्रशासन के कार्य यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग आदि का सफल संचालन। जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं उन सभी का सफल संचालन कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि सभी क्षेत्रों में अपना कार्य करते हैं और श्रेष्ठ प्रशासन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्याय स्थापना, जैसे मैंने बताया कि अन्य किसका भाग है? न्यायपालिका का भाग भी है। तो न्याय स्थापना में सहायक होते हैं। जन कल्याण, जन सुनवाई, आप देखते हैं हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है। तो जन सुनवाई में त्वरित न्याय देने का कार्य भी कौन करते हैं? लोक प्रशासन करता है। साथ ही सभ्यता संस्कृति का संरक्षक है। सभ्यता संस्कृति का संरक्षक कैसे? हमारे जितने भी सामाजिक नियम कानून है, जो नियमिकी चल रहा है, उसकी बेसिस पर उस सभ्यता का क्या करते हैं? ये उस सभ्यता को बचा के रखने का कार्य करते हैं। उसका दायित्व भी किसके पास होता है? लोक प्रशासनिक अधिकारी के पास होता है। तो प्रशासनिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही अगर हम बात करें, यह क्या करता है? लोक प्रशासन वृद्धि से राजनीतिक परिवर्तन संभव। देखिए इसे समझिए कि राजनीतिक परिवर्तन कब होता है? जैसे कि आज जो सरकार है, केंद्र या राज्य में कहीं पर भी जो सरकार है, उस सरकार ने जो नीतियां बनाई, सबसे पहली बात, वो नीतियां कैसी थी? लोक हितकारी थी या नहीं थी? कल्याणकारी थी या नहीं थी? तो मान के चले कल्याणकारी नीतियां बनाई। इन कल्याणकारी नीतियों के निर्माण जो किया, उनका क्रियान्वयन किसने किया? लोक प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी ने किया नीतियों का क्रियान्वयन। अगर प्रशासनिक अधिकारी इन नीतियों का क्रियान्वयन अच्छी तरह से करेंगे, सुचारू रूप से करेंगे, तब जाके विकास होगा और उस विकास से जनता सेटिस्फाई होगी, तब वो जाके इसी सरकार को फिर से निर्वाचित करेगी। और अगर सरकार की नीतियां विफल रही हैं, तो लोगों में क्या होगी? असंतुष्टि होगी। और इस असंतुष्टि की वजह से जब भी चुनाव होंगे तो इस सरकार में परिवर्तन होगा। तो लोक प्रशासन में वृद्धि से राजनीतिक परिवर्तन संभव होता है। लोक प्रशासन अगर बहुत अच्छा है तो राजनीतिक परिवर्तन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर लोक प्रशासन भ्रष्ट है, लोक प्रशासन असफल है, तो सरकार में परिवर्तन संभव होता है, राजनीतिक परिवर्तन संभव होता है। तो राजनीतिक परिवर्तन में लोक प्रशासन क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे हम एक और दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि लोक प्रशासन जब अच्छा होता है तो जनता में क्या आ जाता है? जवाबदेहिता और पारदर्शिता आ जाती है। और यही जवाबदेहिता और पारदर्शिता क्या करती है? जनता को इतना जागरूक बना देती है कि उसे पता होता है कि कौन सी सरकार ज्यादा हमारे लिए सहायक है, लाभप्रद है। तो उसी निर्वाचन के समय सरकार का चुनाव जागरूक जनता के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से लोक प्रशासन राजनीतिक परिवर्तन को संभव बनाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? यह है स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन। अगर मैं इसकी बात करूं तो वही है, हमारा निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन करवाएगा, सरकार बनेगी और सरकार में जो जनप्रतिनिधि होंगे उनका स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हो। इसके लिए कौन महत्वपूर्ण है? लोक प्रशासन में का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि निर्वाचन करवाने में जो सबसे ज्यादा कार्य करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अपने निभाते हैं, वह लोक प्रशासन ही है या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है सुशासन की स्थापना। सुशासन मतलब मतलब अच्छा, पारदर्शी, संवेदनशील, जवाबदेही,
परिणाम देने वाला, सुपरिणाम देने वाला शासक, शासन क्या कहलाता है? सुशासन कहलाता है। मतलब जिसमें जवाबदेहिता हो, पारदर्शिता हो, जो कैसा हो, जन कल्याणकारी हो, जो कैसा हो, जन कल्याणकारी हो, ऐसे शासन को हम क्या कहते हैं? सुशासन कहते हैं। तो सुशासन की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इसकी स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? लोक प्रशासन की। एक पारदर्शी शासन, एक लक्ष्योन्मुख शासन, एक कुशल प्रभावशाली प्रशासन ही सुशासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी संस्था के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोगों के जीवन को सरल बनाता है। इसका प्रशासनिक गतिविधियों की भूमिका का निर्वाह करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसमें जो मानव है, मानव जब शिशु के रूप में जन्म लेता है तो जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जन्म के समय, उसे जन्म लेने के समय से लेके मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग यानी व्यवसाय आदि में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? लोक प्रशासन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम इसमें कोटेशन ऐड कर सकते हैं। हरमन फाइनर ने कहा था, हर जगह राज्य मौजूद है, शायद ही कोई खाली जगह छोड़ता है। मतलब आप जहां देखोगे या जिस गतिविधि को देखोगे उस जगह राज्य है, उस जगह लोक प्रशासन है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां राज्य या लोक प्रशासन का अभाव हो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन व्यक्ति और समाज, देश, राज्य सभी के जीवन में या सभी के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह नीति निर्माण के स्तर पर, नियामकीय स्तर पर तथा आर्थिक निवेशीकरण, विनिवेशीकरण के स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका और विकसित समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। तो लोक प्रशासन की भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।